हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समझने वाले हैं एक नई स्टोरी जो एक लड़की के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से, जो उसकी एक पुत्री होती है जो सिर्फ 10 वर्ष की होती है। उसका नाम नंदिनी होता है। वह अपने पिताजी से जिद करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसे वो मिलती है। तो उसकी आज तक हर जो भी जिद होती है वो पूरी की जाती है। अब वो एक दिन जिद करती है कि मुझे चाँद चाहिए। अब वो चिंता में आ जाते हैं राजा जी कि उसे चाँद कहाँ से ला के दें। उसे मना करते हैं तो वो मानती नहीं है और हर चीज़ को त्याग देती है कि मुझे ये चाँद चाहिए ही। अब महाराज चिंता में आ जाते हैं कि भाई उसे चाँद कैसे ला कर दूंगा। तो उससे मनाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वो मानती नहीं है और खाना पीना सब कुछ त्याग देती है। अब अब जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि हम चलो मैं देखता हूँ मैं चाँद ला पाऊंगा कि नहीं। और वो सबसे पहले अपने मंत्री को बुलाते हैं। अब मंत्री से बोलते हैं कि मंत्री मुझे चाँद ला कर दो। अब जो मंत्री होता है वो कहता है महाराज आप इस जगत से कुछ भी चीज़ मांग लीजिए, लेकिन चाँद में नहीं ला के दे सकता क्योंकि वो हज़ारों मील दूर है और उस पर जाना असंभव है। उसे यहाँ तक लाना असंभव है। अब महाराज उसे गुस्से में भगा देते हैं और अपने अगले दिन सभा बैठालते हैं और सब लोगों से बोलते हैं जो भी मुझे चाँद ला कर देगा उसे जो भी मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अब सब लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन पहले बाद में फिर दुखी हो जाते हैं कि चाँद लाना तो असंभव है। तो कोई हाँ नहीं करता कि हम चाँद ला कर देंगे। एक दिन अब जो कॉबलर होता है वो उसको पता चलता है कि महाराज ने चाँद मांगने का बोला है। तो महाराज के पास जाता है और कहता है कि महाराज चाँद तो मैं ला के दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कुमारी जी से पूछना तो पड़ेगा कि चाँद कैसा दिखता है। अब वो राजकुमारी के पास जाता है। अब जो राजकुमारी होती है नंदिनी, वो कहती है कि चाँद मेरे अंगूठे से छोटा है। मैं उसे जैसे खिड़की के बाहर हाथ में कर देखती हूँ तो मेरे अंगूठे में छुप जाता है और वो मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उसके पीछे रहता है और वहीं से ही रोज बाहर आता है। अब जो महाराज इस बात को सुनते हैं और जो कॉबलर होता है वो इस बात को सुनता है और वहाँ से राजकुमारी जी से कहता है ठीक है राजकुमारी जी मैं कल आपके लिए चाँद लेकर आऊँगा। जो महाराज होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तुम ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हो और तुम राजकुमारी से कैसे हाँ बोल सकते हो। तो जो कॉबलर होता है वो कहता है कि महाराज मैं कल आपको चाँद लाकर दे दूंगा। तो वो सोनार के पास जाता है और वहाँ से उसे चांदी का चाँद लाकर दे देता है। अब जो महाराज होते हैं वो खुश तो हो जाते हैं कि भाई मेरी बेटी को चाँद मिल गया है और वो खुश भी है, लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि अब रात को तब वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखेगी चाँद फिर से दिखेगा तो वो चिंता में आ जाएगी और कहेगी कि महाराज ये पिताजी आप ये चाँद कहाँ से लेकर आए, ये चाँद तो हवा में पहले से ही है। अब वो ये जैसा ही बोलती है सोचते हैं महाराज कि वो ऐसा बोलेगी, तो महाराज फिर से चिंता में आ जाते हैं। अब वो फिर से अपने मंत्री को बुलाते हैं, बोलते हैं मंत्री अब आप चाँद तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो आसमान में चाँद निकलेगा उससे मैं कैसे छुपाऊँ। अब जो मंत्री होता है वो भी चिंता में आ जाता है। अब ऐसी ये बात फिर से कॉबलर को पता चलती है। तो कॉबलर जो होता है वो वापस आता है और महाराज से कहता है कि महाराज आप एक काम करिए कि पर्दे लगा दीजिएगा कि राजकुमारी को दिखे ना, और वहीं पर सेनापति को और सबको खड़ा कर दीजिएगा कि वो चाँद को ढके ही रहने दें। अब जैसे ही लेकिन रात में ऐसा होता है राजकुमारी चाँद को देख लेती है। अब महाराज को भी पता चल जाता है कि राजकुमारी ने चाँद को देख लिया है और वो उस बारे में पूछ रही है। अब जो कॉबलर होता है वो महाराज के साथ राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि राजकुमारी जी अब आप एक बात बताइए कि हवा में जो चाँद है और आपके पास चाँद है कौन सा असली है। अब तो राजकुमारी जो होती है वो कहती है ये बुद्धिमान आप एक बात बताइए कि जैसे मेरा एक दांत टूटता है मेरा नया दांत आ जाता है, वैसे ही एक चाँद आपने तोड़कर मुझे दे दिया तो हवा में दूसरा चाँद आ गया। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।